औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वाहदहु ला शरीक है, कायनात का मालिक है, मेरा और आपका रब है, उसका कोई सानी नहीं। युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। बेशक कायनात का ज़रा ज़रा मेरे रब की हम तो सना बयान कर रहा है, उसका कोई सानी नहीं, वो वाहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों ला महदूद दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी के नाम जिनके वसातत से हमें दीन मिला, इस्लाम मिला, हमें इंसानियत का सबक सिखाया आपने, आपका हुस्वा असना हमारे लिए बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला हमें आपकी सुन्नत पे अमल करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए और हज़ारों दुरूद व शाम आप पे भेजने की तौफीक अता फरमाए। Gentlemen, we are starting new lecture, that is lecture 28. As usual, before starting the lecture, you know कि मैं आपसे कोई अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ लेक्चर के शुरू में भी, लेक्चर के आखिर में भी, एज ए मैसेज ऑफ गुडनेस। आज का पहला मैसेज जो है अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है मुस्लिम शरीफ की, काइंडनेस इज अ मार्क ऑफ फेथ। रहम दिली, नरम मिजाज होना, काइंडनेस इज अ मार्क ऑफ फेथ, ईमान की इलामत है। एंड हु एवर इज नॉट काइंड हैज नो फेथ। जो रहम दिल नहीं है, जो काइंड नहीं है, जो रहम नहीं करता, उसमें फेथ नहीं है, उसमें ईमान कम है, नहीं है उसमें ईमान। सो काइंडनेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है, बीइंग अ मुस्लिम इज मोर देन जस्ट गोइंग टू द मस्जिद। अल्लाह वांट्स योर अटेंशन, नॉट जस्ट योर अटेंडेंस। इन्ना मतलब मालूम नियात की बात है। एक रियाकारी है कि हम मस्जिद भी चले जाएं, सब कुछ काम करें, वो ठीक है, अच्छी बात है, वो अल्लाह ने के दिए हुए फ़राइज़ हैं, वो भी उनको मैं खुदा न खास्ता रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन असल नीयत है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए आपकी अटेंशन क्या है, अटेंडेंस क्या है, अटेंडेंस की निस्बत अटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, ये भी कहूँगा मैं कि आप किस नीयत से गए हैं, आप पूरी सबमिशन के साथ गए हैं। जब आप अल्लाह से नमाज में मुखातब होते हैं तो फुल टाइम उस अटेंडेंस में आ जाएं, मेंटल फिजिकल, आपके जिस्म का बाल बाल उसकी परवरदिगार के हुजूर झुक जाना चाहिए और आपके जिस्म के बाल बाल को और मेरे जिस्म के बाल बाल को उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके कबीले के लिए, उसकी मखलूक के लिए, इंसानियत के लिए को बेहतर से बेहतर काम करें, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को माँ की निस्बत 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो जब अल्लाह के प्यारे लोगों का हम करेंगे, क्योंकि उसको अल्लाह की मखलूक उसको प्यारी है, उनकी वेलफेयर के लिए करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गया हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म नाफे दे, हमें एक हिम्मत तौफीक दे कि हम पॉजिटिव तरीके से रहें और एक अच्छी हिम्मत और तौफीक दें कि हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द पॉजिटिवनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। Gentlemen, before moving on to the lecture 28, I would like to share with you the summary of lecture 27. इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहूँगा so that we all are on the same page. हमने lecture 27 में क्या कुछ कवर किया? पहले we defined the liabilities and we distinguish between the current and the long term liabilities. हमने current और long term liabilities के दरमियान बातचीत की, डिफरेंस को देखा। We also account for नोट पेएबल एंड इंटरेस्ट पेएबल। हमने नोट पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल पे भी बात की कि ये क्या चीजें हैं। वी आल्सो डिस्क्राइब द कास्ट रिलेटिंग टू द पेएबल्स, जो पेएबल को रिलेटेड कास्ट है हमने उन पे भी बात की। एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द कास्ट रिलेटिंग टू द पेरोल्स, पेरोल्स के मतलब जो डिफरेंट कास्ट थी उन पे भी हमने बातचीत की। एंड वी आल्सो प्रिपेयर्ड एन अमोर्टाइजेशन टेबल अलोकेटिंग पेमेंट्स बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इस पे भी बात हुई। Also, during the course of lecture 27, we also described the corporate bonds and explain डिटेल में बॉन्ड्स पे बात हुई और उनकी we also explain the tax advantage of debit financing, debited financing के tax advantage क्या हैं उस पे हमने बात की। We also explained the concept of present value, present value के concept पे हमने बात की कि इसके क्या एम्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उस पे हुई। We also account for the post retirement cost, हमने post retirement cost पे भी बात की। We also describe and account for the deferred income tax,
डेफर्ड इनकम टैक्स के मतलब हमने बात की, ये क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये किस तरह होता है, इसकी क्या है बातचीत। Gentlemen, now we are going to cover the lecture 28, that is the long term liabilities। अभी long term liabilities की हम बात करेंगे कि long term liabilities क्या हैं, उनकी implication क्या है और उनको किस तरह लेके चलना है। इस लेक्चर में भी हम इसकी बात करेंगे। First of all, we'll talk about the concepts underlying long term liabilities। long term liabilities के concepts क्या हैं? One is the long term liabilities are debts and obligations that a company expects to satisfy in more than 1 year। जो more than 1 year में company expect किया जाता है satisfy करेगी, और beyond its normal operating cycle whichever is longer। Generally accepted accounting principles require that long term liabilities be recognized and recorded when an obligation occurs, even though the obligation may not be due for many years। तो उसको ये हैंडल करती है उस लिहाज से। The nature of bonds: a bond is a security, usually long term, representing money that a corporation borrows from the investing public। A bond entails a promise to repay the amount borrowed, called the principal, on a specified date and to pay interest at a specified rate at a specified time, usually semi-annually। जनरली वो semi-annually पे करते हैं उसको। The nature of bonds: when a public corporation decides to issue bonds, it must receive approval from the Security Exchange Commission to borrow the funds। The SECC reviews the corporation's financial health and the specific terms of the bond indenture, which is a contract that defines the rights, privileges, and limitation of the bondholders, including such things as the maturity date, interest payment dates, and the interest rate। ये सारी defined होती हैं। As evidence of debit, the bondholders, the corporation provides each of them with a bond certificate। वो bond certificate उनको provide करती है। When public corporation decides to issue a bonds, it must receive approval from the Security Education Commission to borrow its funds। The SEC reviews the corporation's financial health and specific terms of the bond indenture, which is contract that defines its right, privileges, and limitations of the bondholders, including such things as maturity date, interest payment dates, and the interest rate। ये सारी उसको communicate होती हैं उसके अंदर। Retirement and conversion of bonds। bonds की retirement और conversion कैसे handle होती है? Two ways a company can reduce its bonds debit are by retiring the bond। Retiring a bond issue before its maturity date can be to a company's advantage। For example, when interest rates drop, many companies refinance their bonds at a low rate। जब वो drop होता है interest rate, तो redefine कर लेती हैं companies उसको low rate के साथ उस bond को launch कर देती हैं। Bonds may be retired either by calling the bonds or by buying them back from the bondholders on the open market। या उनको कॉल कर लिया जाता है कॉल बैक, या ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है कंपनी फॉर द लॉन्ग रन। Two ways a company can reduce its bonds debits are by converting a bonds into a common stock। बास केसेस में तरीका है कंपनी का कि बॉन्ड कैसे रिड्यूस कर देती है बॉन्ड डेबिट को, कि कन्वर्टिंग अ बॉन्ड्स इनटू कॉमन स्टॉक, वो बॉन्ड्स को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर देती हैं। व्हेन अ बॉन्ड होल्डर कन्वर्ट्स बॉन्ड्स टू अ कॉमन स्टॉक, द कंपनी रिकॉर्ड्स द कॉमन स्टॉक एट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। वो कैरिंग वैल्यू जो बॉन्ड की होती है उसके लिहाज से देख रही होती है। द बॉन्ड लायबिलिटी एंड द अनएमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और प्रीमियम आर रिटर्न ऑफ द बुक्स। फॉर दिस रीजन नो गेन और लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। कोई गेन या लॉस उस ट्रांजैक्शन में नहीं लिया जाता। कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश पेमेंट्स प्रॉमिस्ड बाय द बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये केस स्टडी है जो इसको दिखाया गया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेट्स से 100,000 रिसीव्ड इन 10 पीरियड्स, that is 5 years 6 monthly each। 100,000 into 0.82035, that is table B1N equal to 10, I equal to 20, that is 82035 उसकी वैल्यू बनती है। Then present value of 2,000 received annually from 10 periods, that is 2,000 into 8.98269, table B2 number 10 is I equal to 2,
उसमें से उस टेबल में से जब ये देखी पैरेलल तो 17,965 प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स बन गई 100,000। ये आ गई प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स। हम अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड इश्यूज पे बात हो रही है। बॉन्ड में बी इशूड एट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के लिहाज से वो इशू हो सकते हैं। बिलो फेस वैल्यू दैट इज डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। अबव फेस वैल्यू प्रीमियम में इशू हो सकते हैं। अभी इशूइंग बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू, अब देखें बॉन्ड्स पेएबल आर रिपोर्टेड इन द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट बिकॉज द मैच्योरिटी डेट January 1st 2008 इन दिस केस इज मोर देन 1 year अवे। तो आप इसको देखें, इसकी नीचे जैसे इस अमेरिका इसके स्टडी में दिखाया गया, पहला कॉलम का डेट है, अगला अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन का डेट है, फिर डेबिट का डेट है, फिर क्रेडिट का डेट। बेसिकली ये एंट्री हुई है टू रिकॉर्ड सेल ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू। इसमें कैश है 1,000 बॉन्ड्स पेएबल इज $1,000 टू रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू, जो कि फेस वैल्यू के लिहाज से हुए थे। January 1st को उसकी एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, ये गाइडलाइन दी गई है इसमें। देन इशूइंग बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू, उसकी दूसरी अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली और January 1st एंड July 1st बॉन्ड्स इंटरेस्ट इज $25,000 into that is 1,000 into 5% into 6.5 must be paid on July 1st 2003. Entry for payment is, इसकी एंट्री कैसे होगी, जो हम अपने जर्नल में पोस्ट करेंगे कैसी होगी। डेट आ गई, डेट के बाद अकाउंट टाइटल और एक्सप्लेनेशन में आ गई बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस 25,000 आ गया, कैश $25,000 आ गया क्रेडिट में। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट, जो बॉन्ड इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है उसको ये हैंडल कर रही है। डिस्काउंट फॉर प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स, प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स के डिस्काउंट क्या है। बॉन्ड्स में बी इशूड बिलो और अबव फेस वैल्यू। पहली बात, if the market that is effective rate of interest is higher than the contractual that is the coupon rate, the bonds will sell at less than face value, bond less than face value पे sell out होंगे। if the market rate of interest is less than the contractual rate, अगर वो less than contractual rate है on the bonds will sell above face value or at a premium, जो face value से ऊपर या प्रीमियम के तौर पे डील होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस की ये स्लाइड को जरा गौर से देखिएगा। दैट इज द बॉन्ड कंट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज 5% इशूड व्हेन, जब ये इशू है। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 4%, 5% एंड 6%। बॉन्ड्स सेल एट प्रीमियम, फेस वैल्यू और डिस्काउंट ये डिफरेंट है। 4% पे प्रीमियम है, 5% पे फेस वैल्यू है और 6% डिस्काउंट है। ये इसके तीनों कंसेप्ट इधर से मर्ज हो गए। जो रेड में है दैट इज एट द रेट ऑफ प्रीमियम, जो ग्रीन में है दैट इज एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू, और जो दूसरे कलर में है लास्ट में नीचे लोएस्ट है दैट इज 6% एट द डिस्काउंट रेट, वो ये शो करेगा अपना। राइट, नो इशूइंग बॉन्ड एट डिस्काउंट, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। अज्यूम दैट ऑन January 1st 2003 कैंडलस्टिक इंक्रीज सेल्स 1 million 5 years 5% bonds at the rate of 95.7345% of face value with interest payable on July 1st and January 1st. The entry record the issue is, इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे जर्नल में पेस्ट किया जाएगा। डेट इज January 1st, अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन दैट इज कैश दैट इज 957 345, और जो डिस्काउंट बॉन्ड्स पेएबल इज $42655 एंड बॉन्ड्स पेएबल इज $1,000। तो इट इज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट, जो बॉन्ड इंटरेस्ट की पेमेंट है ये उसके मुतालिक बात कर रही हूँ। अभी स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉन्ड डिस्काउंट, इसको हम कैसे स्टेटमेंट को एज ए स्टेटमेंट कैसे बॉन्ड इंटरेस्ट को शो करेंगे। द डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम बॉन्ड्स पेएबल ऑन द बैलेंस शीट एज इलस्ट्रेटेड बिलो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा बॉन्ड्स पेएबल कितने हैं $1,000 लेस डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल दैट इज 42655 दैट इज $957,345 उसका है। The 957,345 represents the carrying or book value of the bonds on the date of issue
दिस अमाउंट इक्वल्स द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स, ये मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है और उसको देखती है उस लिहाज से। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ बॉन्ड डिस्काउंट एमोर्टाइजेशन जो है वो क्या है? टू कंप्लाई विद द मैचिंग प्रिंसिपल इट फॉलोज दैट बॉन्ड डिस्काउंट शुड बी एलोकेटेड सिस्टमैटिकली टू ईच अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिटिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द कैश प्रोसीड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ बॉन्ड डिस्काउंट एमोर्टाइजेशन क्या है? टू कंप्लाई विद द मैचिंग प्रिंसिपल इट फॉलोज दैट बॉन्ड डिस्काउंट शुड बी एलोकेटेड सिस्टमैटिकली टू ईच अकाउंटिंग पीरियड benefiting from the use of the cash proceeds, उससे जो benefit है उसका है। The straight line method of amortization of bonds discount allocates the same amount to interest expense each interest period, वो each interest period को उसी तरह देखता है और address करता है। Bond discount amortization entries कैसे लेंगे? Amortization के केस में ये entries कैसे होंगी ये शो कर रहा है। The entry to record the payment of bond interest and the amortization of bond discount on the first interest, that is July 1st 2003 is date इसकी 1 जुलाई है। account titles and explanation क्या है, credit क्या है। bond interest expense है 29265.50, discount on bonds payable is 4265.50, cash is $25,000 and to record the payment bond interest and amortization of bond discount ये उसको लेती है। over the term of bonds the balance in discount on bonds payable will decrease annually by the same amount until it reaches to zero at a maturity date of the bonds, उस पे होगा। thus the carrying value of the bonds at maturity will be equal to the face value of the bonds, ये face value के equivalent ही होगी। now we will talk about the effective interest method of amortization। effective interest method of amortization क्या है इस पे बात करते हैं। The effective interest method is an alternative to the straight line method amortization. Straight line amortization का वो alternate है। Bond interest expense is calculated by multiplying the carrying value of the bonds at the beginning of the period by the effective interest rate into effective interest rate के साथ जब इसको multiply कर दिया तो वो निकला है। The credit to cash or bond interest payable is calculated by multiplying the face value of the bonds by the contractual interest rate. The bond discount or premium amortization amount is then determined by comparing bond interest expense with the interest paid or accrued. जो भी bond interest paid है या accrued है वो देखा जाता है। Bond discount amortization entries क्या हैं? The entry to record the payment of bond interest and the amortization of bond discount on the first interest date, that is July 1st 2003 is date है July 1st। अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन है उसमें। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस है $28,720, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल इज $3,720, कैश इज $25,000। It is to record the payment of bond interest and amortization of bond discount. It is to record the payment of bond interest and amortization of bond discount, ये उसके लिए है जो उसको साथ लेके चलती है। Over the term of bonds, the balance in discount on bonds payable will decrease annually by the same amount until it reaches zero at the maturity date of bonds, जब भी maturity date के साथ पहुंचती है। Thus the carrying value of the bonds at maturity will be equal to the face value of the bonds, जो कि face value के equivalent होगी। Now issuing bonds at a premium, जब आप bonds को premium rate पे issue करते हैं तो उसका case study है जो थोड़ा conceptually आपको help out भी करेगा और ज़्यादा focus होकर इसको kindly देखें। To illustrate issuing a bonds at a premium, assume that on January 1st 2003 Candlestick increased that sells 1 million 5 years 5% bonds at the rate of 104.4915% of face value with interest payable on July 1st and January 1st. The entry to record the issue is date is January 1st, account title and explanation, debit क्या है credit क्या है। cash उसमें आ जाता है 1044915, bonds payable is $1,000, premium on bonds payable is 44915। to record sale of bonds at a premium, उसकी sale of bond at a premium record करने के लिए होती है। statement presentation of bonds premium on bonds payable has a credit balance and therefore it is added bonds payable on the balance sheet as illustrated below। long term liabilities में क्या आ जाता है, bonds payable हैं $1,000
and add premium on bonds payable is 44,915. It is $1,044,915. उसमें एड ऑन हो गया बॉन्ड्स पे जो प्रीमियम पेएबल है, जब दोनों को हमने एड ऑन कर लिया तो ये उसके साथ ये वैल्यू बन गई. Thus the 1,044,915 represent the carrying or the book value of the bonds. ये book value है bond की जो हमने as per definition ली है on the date of issue. This amount equals the market price of the bonds. ये market price के equivalent representation जो दे रही है कि market price के मुताबिक ये देखा जा रहा है, इसको equivalent है उसके. अभी ये conceptually हम एक केस स्टडी साथ इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं कि बॉन्ड की डिफरेंट प्रीमियम पे हो, फेस वैल्यू पे हो, पॉजिटिव पे हो, डिस्काउंट पे हो, कैसे उसको पोस्ट करना है बीइंग अकाउंटिंग के बंदे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के, इसलिए कि केस स्टडी हम आप क्लैरिटी के लिए दे रहे हैं साथ साथ. अभी है कि टू एंट्री द रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट एंड द अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड पेमेंट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन द इंटरेस्ट डेट, दैट इज इंटरेस्ट डेट जो थी जुलाई 1, 2003 को कैसे हुआ. शुरू के कॉलम में आपने डेट डाल दी, फिर दरमियान का कॉलम जो है अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर आगे डेबिट का कॉलम है और क्रेडिट का कॉलम है. बेसिकली दिस इज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रीमियम, ये उसकी पेमेंट पे है. बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है दैट इज 20,508.50, ये वो है. एंड प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल दैट इज 44,915 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 4491.50 हो गया. कैश हो गया $25,000 हो गया. ये सारी जो एंट्रीज जब हमने लिस्ट कर ली, इट इज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रीमियम, ये उसको डील कर रही है. बॉन्ड प्रीमियम अमोर्टाइजेशन एंट्रीज over the term of bonds, a balance is premium on bonds payable will decrease annually by the same amount until it reaches zero at the maturity date of the bonds. Thus the carrying value of the bonds at maturity will be equal to the face value of bonds. ये end पे उसकी equivalent to the face value of bonds के ही आएगी. This is another entry to record the payment of bond interest and the amortization of payment bond in the first interest date, that is the using the effective interest method. इसको अगर हम effective interest method के लिहाज से देखें तो वो देखेंगे शुरू में डेट आ गई, फिर उसके बाद बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस 20898 आ गया डेबिट, प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल इज 4102 आ गया, कैश इज 25,000. इट इज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रीमियम, ये उसको डील कर रही है. बॉन्ड प्रीमियम अमोर्टाइजेशन एंट्रीज, इसमें ओवर द टर्म ऑफ बॉन्ड्स द बैलेंस इन प्रीमियम बॉन्ड्स पेएबल विल डिक्रीज एनुअली by the same amount until it reaches zero at the maturity date of the bonds. Thus the carrying value of the bonds at maturity will be equal to the face value of the bonds. वो face value के लिहाज से ही होगा. Now gentlemen, we will be talking the issuing bonds between the interest dates. Interest date के दरमियान में bond को कैसे issue करना है. When bonds are issued between the interest payment dates, the investor must pay the market price for the bonds plus accrued interest since the last interest date. उस पिछली इंटरेस्ट रेट से लेके उसको करना चाहिए. Assume that on March 1st, Candlestick Increase sells 1,000 of 5-year 5% bonds at the face value plus accrued interest. Interest is payable semi-annually on July 1st and January 1. The accrued interest is 8,333, that is 1,000 into 5% into 2/12. The total proceeds on the sale of bonds is 1,008,333. The entry to record the sale is date March 1st है, अकाउंट टाइटल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, फिर डेबिट है, फिर उसका क्रेडिट है. कैश उसका क्या है 1,008,333. बॉन्ड्स पेएबल इज $1,000 और बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल इज $8,333. इट इज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू प्लस एक्योर्ड बॉन्ड इंटरेस्ट. ये इनको इस एंट्री को एंटरटेन करने के लिए, इसको लिखने के लिए वो लिखा जाता है उस लिहाज से. एट द फर्स्ट इंटरेस्ट डेट इट इज नेसेसरी टू एलिमिनेट द बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस एंड टू रिकॉग्नाइज द बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द 4 months March 1st to July 1st that the bonds have been outstanding. ये उसको इस लिहाज से देखने. Interest expense in this example is 1,667, that is 1,000 into 5% into 4/12. The entry on July 1 to record the first interest payment is date क्या है July 1st
दैट इज अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन है. बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल इज 8333, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 16667 एंड कैश इज 25000. इट इज टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ द बॉन्ड इंटरेस्ट. ये उसके लिए उस एंगल से देखने के लिए. नो रीडीमिंग बॉन्ड एट मैच्योरिटी. अगर हम बॉन्ड को रिडीम करते हैं, उसकी मैच्योरिटी पे बॉन्ड को इनकैशमेंट कराते हैं या रिडीम कराते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी इस एग्जांपल में वो भी दिखा रहे हैं हम. रिकॉर्डलेस ऑफ द इशू प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, द बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स एट मैच्योरिटी विल इक्वल देयर फेस वैल्यू, assuming that the interest of last period is paid and recorded separately. The entry to record the redemption of the Catalyst bond at maturity is bonds payable is $1,000, cash is $1,000. To record the redemption of bonds at maturity, maturity पे आपने उसको रिकॉर्ड ऑन कर लिया और साथ वो देख लिया. अभी हम बात करेंगे बॉन्ड रिटायरमेंट्स पे, बात करेंगे कि बॉन्ड रिटायरमेंट्स के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, उस पे बात करेंगे. Bonds may be redeemed before maturity because a company may decide to reduce interest cost and remove debit from its balance sheet. When bonds are retired before maturity, it is necessary to eliminate the carrying value of the bonds at the redemption date after updating the interest. इंटरेस्ट अपडेट करने के बाद पहले उसको किया जाता है. रिकॉर्ड द कैश पेड एंड रिकॉग्नाइज द गेन और लॉस ऑन रिडम्पशन एंड रिपोर्ट एज देयर गेन्स और देयर लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंगली. अकाउंटिंग फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म बाकी लाइबिलिटीज हैं उन पे हम बात करते हैं. लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल आर सिमिलर टू शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स पेएबल एक्सेप्ट दैट the term of the note exceeds 1 year. अगर 1 year से exceed ना कर रही हो तो वो उसी तरह ही है, सिमिलर तरीके से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिहाज से. A long term note may be secured by a mortgage that pledges title to specific assets as security for loan. ये security of loan के तहत pledge होती है. Mortgage notes payable are widely used in the purchases of homes by individuals and in the acquisition of capital assets by many small and some large companies. ये अमूमन मॉर्टगेज की जो कल्चर है वो घर वगैरह लेने के लिए या छोटी कंपनीज के बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करने के लिए लोग करते हैं. मॉर्टगेज नोट्स पेएबल, इस पे जरा फोकस करते हैं हम. मॉर्टगेज नोट्स पेएबल आर रिकॉर्डेड इनिशियली एट फेस वैल्यू एंड एंट्रीज आर रिक्वायर्ड सब्सिक्वेंटली फॉर ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट. फिक्स्ड प्रिंसिपल पेमेंट है एक, दूसरी है ब्लेंडेड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दूसरा ब्लेंडेड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है. इन द बैलेंस शीट the reduction in principal for the next year is reported as a current liability. बैलेंस शीट में जो रिडक्शन होती है in principal for the next year is reported as current liability and the remaining unpaid principal balance is classified as a long term liability. remaining को हम as a long term liability के तौर पे देखते हैं. एज वी नो कि जो कुछ हमने बातचीत की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में या दूसरी रेलिवेंट, तो हम इनको अभी थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं टू केस स्टडी सो दैट कंसेप्चुअली हम हमारी इनकी पोस्टिंग और जनरलाइजेशन और सारे कंसेप्ट क्लियर हों और हम उनके देखें कि हमने इनको कैसे लेके चलना है. इट इज द इंस्टॉलमेंट पेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड प्रिंसिपल पेमेंट के है. टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट ब्लैंगर लिमिटेड इशुएंस इज $120,000 7% 5-year note on January 1st 2003 to obtain needful financing for the construction of a new research laboratory. The term provide for monthly installment payments of $2,000, that is $120,000/60. The installment payment schedule for the first few months is shown below. ये इंस्टॉलमेंट शेड्यूल है, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा कैसे उन्होंने डिसाइड किया अपने बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे. इंटरेस्ट पीरियड इशूइंग डेट इज 1 to 3. कॉलम अल्फा इज कैश पेमेंट B plus C is 2700. देन इज इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट इज D into 7% into 7.5 है, ये 700 आ गया. देन रिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल दैट इज 120,000 डिवाइडेड बाय 60 इज 2000. प्रिंसिपल बैलेंस जो है 120,000 में से वो निकल गया 2000, तो बाकी 118,000 रह गया. अच्छा, दूसरी का लाइकवाइज दूसरी जो कि उसकी इंस्टॉलमेंट है उसमें आप देखिएगा 2688 आ गया, फिर कॉलम बी में 688 आ गया और 2000 वो उसकी इंस्टॉलमेंट थी. एंड इट कम्स टू बी लास्ट कॉलम में अनदर 2000 गोज, दैट इज $116,000 रह गए. अभी अगर आप इंटरेस्ट पीरियड इशू डेट 3rd पे आ जाएं
तो इसमें कैश पेमेंट जो B प्लस C है दैट इज 2677, इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 677 है, और जो C कॉलम है रिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जो है 2000 डिसाइड हुई है, 16 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी, उसमें से जब निकली तो इट इज 114,000 $114,000 जो है ये रिमेनिंग रह गए। सो व्हाट वी सी इज कि उसमें से जो प्रिंसिपल प्लस वो है B प्लस C आप देखें तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो रिड्यूस हो रहा है, और D में से C जब निकाल रहे हैं तो वो आपका बाकी मंदा प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट कर रहा है D कॉलम जो है। तो ये आहिस्ता इसी 60 किस्तों का इस तरह की जो टोटल जो समरी है वो अमर्ज हो जाएगी इसमें। टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट दी Belanger Limited issues a 120,000 7% 5-year note on January 1st 2003 to obtain needed financing for the construction of a new research laboratory. The term provides the monthly installment payment of 2376. The installment payment schedule for the first few months is shown below. ये उस केस में जब आपने मंथली इंस्टॉलमेंट 2376 की, तो उसी तरह जैसे हमने पहले बात की थी, इन्होंने टोटल जो अपना लोन लिया हुआ है उसको जो इसको इस एंगल से किया। पहला कॉलम जो इंटरेस्ट पीरियड है, दूसरा है कैश पेमेंट्स, तीसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और फोर्थ इज द रिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्रिंसिपल बैलेंस जो बाकी रहता है वो उन्होंने उसकी जब चेंज की वैल्यू तो उस लिहाज से है। फॉर एग्जांपल पहले 2376 था, उसमें से 700 जो है दैट इज दी इंटरेस्ट, 1676 जो है वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। 120,000 में से 1676 जब माइनस किया 118,324 आ गया। अच्छा, दोबारा जब उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई तो उसमें 2376 उसकी अमाउंट है कैश पेमेंट, उसमें से 690 जो है उसका इंटरेस्ट पेमेंट है क्योंकि उसका प्रिंसिपल कम रह गया। 1686 इस केस में उसकी जो है उसका प्रिंसिपल पेमेंट है, एंड 116638 आ गया। एंड लास्ट एंट्री में आप देखें अगर गौर करें 2376 है, 680 आ गया, 1696 आ गया, और उसका प्रिंसिपल बैलेंस और रिमेनिंग एट इज 114942 जो है बैलेंस अमाउंट आ गया। और लाइकवाइज दे विल मूव टुवर्ड्स further cases like that. Abhi Good and Light Candy Company. The following are selected items from the accounting records of Good and Light Candy Company for the year ending December 31st, 2001. Good and Light Candy Company की ये different transactions का रिकॉर्ड है, समरी है जो इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं। Note payable to Northwest Bank is $200,000. Income tax payable is 43,000. Accumulated expenses and payroll taxes is 59,800. Mortgage note payable is the $301,080. Interest on mortgage note is payable is $2,508. Trade accounts payable is $129,345. Unread revenue is $521,000, and potential liability in pending lawsuit is $750,000. इसमें अदर इंफॉर्मेशन में द नोट पेएबल टू नॉर्थवेस्ट बैंक इज ड्यू इन 60 days. Arrangements have been made to renew this note for an additional 12 months. The mortgage note payable requires payments of $10,000 per month for the next 36 months. An amortization table shows that as December 31, 2002, the note will be paid down to $21,430. Accrued interest on the mortgage not payable is paid monthly. Good and Light has been sued for $750,000 in a contract dispute. It is not possible at this time to make a reasonable estimate of the possible loss, if any, that the company may have sustained. Instructions इसमें क्या है इसको जरा गौर से देखिएगा। Using this information, prepare the current liability sections and long-term liability sections of a classified balance sheet at December 31st, 2001. Within each classification item may be listed in any order. Explain briefly how the information in each of the 4 numbered paragraphs affect your presentation of the company's liabilities. अभी आप इस पे जरा फोकस करें। इसमें लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज शो की गई हैं। सबसे ऊपर कंपनी का नाम है गुड एंड लाइट कैंडी कंपनी, पार्शियल बैलेंस शीट है उसकी December 31st, 2001।
उसकी लाइबिलिटीज हैं। करंट लाइबिलिटीज में उन्होंने लिखा है जी इनकम टैक्स पेएबल इज 43,000, then the expenses and payroll taxes is 59,800, then the mortgage note, that is P&D current portion 301,080 to 212,412, it is 88,650. Accumulated interest on market is note payable is 2508, trade accounts payable is 129,345, and unearned revenue is 52,100. टोटल करंट लाइबिलिटीज जो हैं 375,403 डॉलर जो हैं इसकी गोल्ड एंड लाइट कंपनी की जो इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में नोट पेएबल टू नॉर्थ वेस्ट बैंक इज 200,000, मॉर्गेज नोट जो है एक्यूमुलेटेड डेट इज 212,430, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी जो हैं दैट इज 412,430। सो टोटल लाइबिलिटीज इन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो कैलकुलेट की ए प्लस बी वो हो गई 787,833 डॉलर, वो टोटल एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज जो इसकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं अभी। नाउ द गोल्ड एंड लाइट कैंडी कंपनी December 31st 2021 comments on information in the numbered paragraphs. Although the note payable Northwest Bank is due in 60 days, it is classified as long term liability because it is to be refinanced on a long term basis. ये long term basis पे refinanced होनी है। The USD that is $88,650 principal amount of the mortgage note payable scheduled for payment that is 2002 जो है is classified as the current liabilities. Principal to be repaid after December 31st 2002 is classified as the long term liabilities जो इन्होंने translate किया उसको इस लिहाज से। As the accrued interest is payable within 1 month, it is current liability. चूंकि within 1 month है इसलिए इसको current liability के तौर पे ले रहे हैं। The pending lawsuit is a loss contingency as no reasonable estimate can be made of the loss incurred. If any, this loss contingency doesn't meet the criteria for the accrual. It will be disclosed in the notes accompanying the financial statement, but it should not be shown as a liability. इसको as a liability show नहीं किया जाना चाहिए। नो दूसरी एक assumption आपको दूसरी another example, क्योंकि हम जब theoretical बात करते हैं तो उसको जब तक हम को रिलेट ना करें प्रैक्टिकल केस स्टडी से तो हमें क्लैरिटी नहीं आती स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करना है ऑन दी जर्नल या हमारे अकाउंट्स की स्टेटमेंट में फिनांस डिपार्टमेंट में कैसे करना है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट ये हमने एक और केस स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इट इज ड्यूनिलियर कॉर्पोरेशन की है। During the fiscal year ended December 31, Dunilier Corporation carried out the following transactions involving notes payable. August 6, borrowed 16,200 from the Tom Hutchins, issuing him a 45-day 11% note payable. September 16, purchased office equipment for the Harper Company. The invoice amount was 16,800 and Harper Company agreed to accept it as full payment, a 10% 3 months note for the invoice amount. November 1st, borrowed 235,000 from Sun National Bank at an interest rate of 11% per annum, signed at 90% note payable. December 1st, purchased merchandise in amount of 3,000 from Kramer Company, gave the settlement of 90 days note bearing interest of 12%. A perpetual inventory system is in use. इस केस में उन्होंने perpetual inventory system को टारगेट किया, ये ज़हन में रखिएगा। December 16, 14,800 note payable to Harper Company matured today. Paid the interest accrued and issued a new 30-day 40% note to replace the maturing note. इनके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो इसके हम चाहते हैं, सोल्यूशन क्या चाहते हैं हम? प्रिपेयर अ जर्नल एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन जो मैं बात कर रहा था. यूज अ 360 डे ईयर इन मेकिंग द इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. ओके. प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नीडेड एट December 31st प्रायर टू क्लोजिंग द अकाउंट. यूज वन एंट्री फॉर ऑल 3 notes. Provide possible explanation why the new 30-day note payable Harper Company pays 14% interest instead of the 10% rate charged on the September 16 note. अभी डोलिनर कॉर्पोरेशन वालों का जर्नल था, डेट है पहला कॉलम, अगले कॉलम में उनका अकाउंट टाइटल और एक्सप्लेनेशन है. अगस्त 6 को उन्होंने कैश किया पेबल 11,200 नोट
payable is 11,200, borrowed 11,200 at the rate of 12% per annum from the Tom Hedges issued 45 days promissory note पे जो लिया था, promissory note पे जो हमने बातचीत की थी। सितंबर 16 की एंट्री इन्होंने की, ऑफिस इक्विपमेंट इन्होंने एक्वायर किया $16,800 का, उसको क्रेडिट में भी डाला, नोट पेएबल अकाउंट, इशूड 3 months 12% नोट हार्पन कंपनी इन पेमेंट फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट। फिर इनकी अगली ट्रांजैक्शन हुई है, दैट इज सितंबर 20 को, नोट पेएबल अकाउंटेबल, इट इज पेड नोट एंड इंटरेस्ट टू टॉम हेंचर टुडे, दैट इज $। उसके तहत उन्होंने इनको 11,200 जो है वो अमाउंट आई डेबिट में, और 168 जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस थे, टोटल जो है $11,368 जो है वो इस पे क्रेडिट पे आई। नवंबर 1 को इन्होंने $235,000 जो है कैश अकाउंट फॉर किया, और इसको obtained 90 days लोन फ्रॉम दी सन बैंक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, उसकी एंट्री की, इन्होंने क्रेडिट हो गया $235,000 जो इस कंपनी ने लोन लिया सन बैंक वालों से। दिसंबर 1 पे आ जाए, ये एंट्री इन्होंने रिकॉर्ड की, इट इज टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड इशुएंस ऑफ 90 day 14% नोट ऑफ कार्मर कंपनी से, इन्होंने 3000 की इन्वेंट्री के आइटम्स थे वो लिए, और डेबिट में भी किए और क्रेडिट पे वो उनके आइटम को इन्होंने ले लिया। देन अगली एंट्री दिसंबर 16 की है इनकी, दैट इज द पेड इंटरेस्ट ऑन नोट टू हार्पन कंपनी विच आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट में, on matured today and issued 30 days 16% renewal note, interest is 16,800 into 12 into 3/12 is 504। 16,800 एक को आ गया, 504 दूसरा आ गया, उसमें इंटरेस्ट है ये, टोटल जब एड ऑन किया इन्होंने तो इट कम्स टू बी 16,800 जो है उसको इन्होंने टेक ऑन भी कर लिया क्रेडिट पे। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन है इनके दिसंबर 31 की, इट वाज इंटरेस्ट एक्सपेंडेबल इज 4847, ये बेसिकली एंट्री थी टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन नोट पेएबल। सन बैंक वालों ने 4700 था, दैट इज 235,000 into 12 2.5, और कार्नर कंपनी वालों के नोट पे था $35 और हैंसर एंड कोड पे था $112। तो इनको जब इन्होंने ऐड ऑन किया, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो थे सबके 4847 की एक एंट्री इन्होंने की इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, और इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट पे ले लिया उन्होंने $4847 के लिहाज से। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए अगला केस स्टडी आपसे मैं शेयर करता हूं, और दोबारा हम शुरू करके हमने ये किया है, इट इज दी बार हार्पर गैस इलेक्ट्रिक कंपनी का केस स्टडी है। इट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग के वट एवर वी हैव स्टडीड, इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है और कैसे इसकी एंट्रीज को पोस्ट करना है और इसको कैसे ट्रांसलेट करना है फॉर द करेक्टनेस ऑफ द एंट्रीज। बार हार्बर गैस एंड इलेक्ट्रिक obtained authorization to issue 90 million face value of 10% 20 years bonds dated May 1st 2001, interest payment dates were November 1st and May 1. Issuance of the bonds did not take place until August 1st 2001, right? On this date, all the bonds were sold at a price of 100 plus 3 months accrued interest. ये उस पे उन्होंने सेल आउट कर दिए। जो इसकी बार हार्बर और गैस और इलेक्ट्रिक कंपनी की इंस्ट्रक्शंस हैं इसके स्टडी के लिए वो देख लेते हैं। इट आर इन लाइन विद द टीचिंग, जो आज हमने लेक्चर कवर किया उसमें से पहली इनकी रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म ऑन August 1st 2001 to record the issuance of the bonds, issuance of bonds की वो एंट्री को करें। Then November 1 2001 to record the first semi-annual interest payment on the bond issue, जो bond issue पे semi-annual payment है वो करें रिकॉर्ड। Then December 31st 2001 to accrue the bond interest expense through the year end उसको आप रिकॉर्ड करें। May 1st 2002 को to record the सेकेंड सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, जो दूसरी सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है उसको रिकॉर्ड करें। व्हाट वाज द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ बॉन्ड्स वर इशूड, हाउ डू यू नो कि क्या रेट था और हमने ये कैसे रेट किया, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। अभी इसके सोल्यूशन पे आते हैं जी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वन बाय वन एक आते हैं हम। आपने देखा सबसे ऊपर बार हार्बर गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम आ गया, नीचे उनकी जर्नल आ गया। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम इज फॉर द डेट्स,
Central column is for the account title and explanation. Then is the debit column. Then is the credit column. अभी जो एंट्रीज की रिक्वायरमेंट थी वन बाई वन हम देखते जाते हैं. सबसे पहले अगस्त फर्स्ट की एंट्री थी. दे हैव इश्यूज टू 90,000 फेस वैल्यू ऑफ 10% 2 years bonds at 100 plus accurate interest for 3 months. तो इसको जब हमने फार्मूला लगाया 90,000 into 0.10 into 3/12, तो this comes to be $2,250,000. ये वो आ गया. आपने अभी इस एंट्री की पोस्टिंग जरा गौर कीजिएगा. कैश जो है 922 जो हमारा कैश था $922,50,000 बना. ये कैसे बना? हमने डेबिट में वो निकाल दिया टू बॉन्ड पीए. जो बॉन्ड थे 90,000 के बॉन्ड्स थे. टू बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल जो हमने 2250 इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेएबल निकाला. 2250,000 इंटरेस्ट था. सो दोनों को जब ऐड किया तो डेबिट में आपने 92250,000 किया. क्रेडिट में आपने उसकी तफसील लिखी 90,000 उसकी बॉन्ड्स थे और बॉन्ड का इंटरेस्ट जो था $2250,000 था. अभी नवंबर फर्स्ट एंट्री पे आ जाए. नवंबर फर्स्ट एंट्री में आपने अमाउंट पे की थी $2250,000 जो है पेड सेमी एनुअल इंटरेस्ट आपने बेसिकली पे किया था. दैट इज $90,000 into 0.1 into 1/2 दैट मेक्स $4,500,000. अच्छा ये $4,500,000 जो है ये दो एंट्री में आएगा बिकॉज बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल जो है ये सेमी एनुअल था ना तो वो टोटल एनुअल एनएम का निकल आया. तो 6 मंथली बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल वाज 2250,000 एक आ गया एंड 2250,000 एक आ गया. दैट इज 45,000 जो है वो ये अमाउंट आ गई जो हमने पोस्ट कर दिया चैनल में. उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री में आ जाए जो इनकी इंस्ट्रक्शन के लिहाज से रिक्वायरमेंट थी. दैट वाज ऑन दिसंबर फर्स्ट की जो एंट्री थी जैसा कि आपने स्टेटमेंट में पढ़ा दैट वाज टू एक्योर 2 months इंटरेस्ट एक्सपेंस. दैट इज $90,000 का 2 month का इंटरेस्ट निकाला into 0.10 into 2/12. जब वो सारे फार्मूले में पुट इन की वैल्यूज तो इट केम ऑन दी 1,500,000 वैल्यू आ गई. तो 1,500,000 की वैल्यू का आपने जब प्लेस किया इट इज द बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट इज $1,500,000 एंड टू बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल में आ गया क्रेडिट में $1,500,000 की अमाउंट आपने एंट्री कर दी. अच्छा नेक्स्ट एंट्री आप दिसंबर 1 के बाद 2002 में अभी आप इंटर हो गए. 2002 की फर्स्ट एंट्री मई फर्स्ट की है जो आपने केस के इलस्ट्रेशन में पढ़ा केस स्टडी में हमने शेयर किया. टू रिकॉर्ड दी सेमी एनुअल बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर 4 months सिंस दिसंबर 31 से लेके मई 1 तक आपको 4 महीने बनते हैं. तो कैसे इन्होंने निकाला आप देखें. ये फार्मूला नीचे जरा गौर कीजिएगा. $90,000 को 0.10 रेट है 4/12 बिकॉज 4 महीनों का था 12 months में से. जब इस फार्मूले इसके वैल्यूज को हमने रिजॉल्व किया तो इट केम एज $3,000. ये वो आ गया जिसको हम दिख रहे हैं. बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल वाज $15,000. बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस वाज $3,000. सो टोटल विच वाज डिस्काउंटेड विच वाज अमाउंट टू विच वेंट ऑन क्रेडिट टोटल ये अमाउंट बन गई $45,000. आपने डेबिट में मिली और क्रेडिट में भी उसको डाल दिया सो दैट द एंट्रीज रिमेन सेम. उसके बाद आपकी अगली जो बात थी जो बहुत जरूरी थी द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन date of issuance was 10%. Because the bonds were issued at par 100, the market rate had to have equalated the contract interest rate printed on the bonds. ये बॉन्ड पे प्रिंट करने की इनकी रिक्वायरमेंट थी और इसको प्रिंट होना चाहिए था उस पर. नो evaluating the decision to issue long term debit. अभी इसको बहुत जरूरी है इस स्लाइड पे जरा फोकस कीजिएगा. इट इज द evaluating the decision to issue long term debit के तौर पे. Issuing common stock has 2 advantages over issuing long term debit. परमानेंट फाइनेंसिंग के केस में कॉमन स्टॉक doesn't have to be paid back. परमानेंट फंक्शनिंग के लिए फाइनेंसिंग के लिए कॉमन स्टॉक doesn't have to be paid back. हमें ये ज़हन में रखना चाहिए. और डिविडेंड पेमेंट इज ऑप्शनल. पे करें या ना करें दोनों केसेस में डिविडेंड पेमेंट इज ऑप्शनल इन दिस केस. नो अनदर थिंग issuing long term debit however has the following advantage. अगर long term debit आप इशू कर दें तो ये एडवांटेज हैं उसके. कॉमन स्टॉक होल्डर्स डोंट रिलिंक्विश एनी ऑफ देयर कंट्रोल ओवर द कंपनी बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स डोंट हैव वोटिंग राइट्स.
इसलिए वो इफेक्ट नहीं होता कि उनका वोटिंग राइट नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी। द इंटरेस्ट ऑन डेबिट इज टैक्स डिडक्टेबल वेर एज डिविडेंड और नॉट। इंटरेस्ट ऑन डेबिट इज टैक्स डिडक्टेबल वेर एज डिविडेंड्स और नॉट। डिविडेंड्स को नहीं हैंडल किया जाता। हम वी वर ओनली इवैल्यूएटिंग द डिसीजन टू इशू द लॉन्ग टर्म डेबिट पे बात कर रहे हैं। इफ अ कॉर्पोरेशन अर्न्स मोर फ्रॉम द फंड्स इट रेजेस बाय इंकरिंग लॉन्ग टर्म डेबिट देन इट पेज इन इंटरेस्ट ऑन द डेबिट, the excess will increase its earnings for the stockholders. This concept is called financial leverage. इस concept को financial leverage कहा जाता है। Financial leverage is advantageous as long as company is able to make timely interest payments and repay the debt at maturity. अगर repay कर दे वो debt maturity पे, because failure to do so can force a company into bankruptcy and company must access the financial risk involved। और company को access होनी चाहिए जो भी उसमें financial risk involved है उस पे। Debt equity ratio to access how much debt to carry out, managers compute the debt equity ratio which shows the amount of debt a company carries in relation to its stockholders equity. The higher this ratio, the greater the financial risk। अगर ये ज्यादा होगी रेशो तो financial risk भी ज्यादा होगा। Interest coverage ratio, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है दूसरी। द इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेजर्स द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अ कंपनी हैज फ्रॉम डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। द लोअर द रेशो, अगर रेशो कम है, द ग्रेटर द फाइनेंशियल रिस्क, उतना ही ग्रेटर होगा ये फाइनेंशियल रिस्क। विद दिस जेंटलमैन वी फिनिश आवर लेक्चर एंड नो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द समरी ऑफ लेक्चर 28 में जो कुछ हमने इस लेक्चर में कवर किया, इट वाज द अकाउंटेड फॉर द नोट पेएबल एंड इंटरेस्ट पेएबल, उस पर हमने बात की। Then we also described the cost relating to the payables, वो बात की। फिर हमने वो described the cost relating to the payrolls, उस पर हमने बात की। And we prepared an amortization table allocating payments between interest and principal। Interest और principals की जो हमारी amortization ratio थी उस पर हमने बात की। We also described the corporate bonds and explained the tax advantage of debt financing। हमने corporate bond की बात की और इसके tax advantage पे बात की, debt financing की बात की। We also explained the concept of present value, कि हमने concept of present value पे बात की जो कि है और जिसको हमने किया जाना चाहिए। We also accounted for the post retirement cost, हमने post retirement cost पे बात की। एंड वी डिस्क्राइब्ड एंड अकाउंट फॉर दी डेफर्ड इनकम टैक्सेस पे बात की हमने कि डेफर्ड इनकम टैक्सेस क्या हैं, इनकी इम्प्लीकेशन क्या है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब ये इनकम टैक्स एक्यूमुलेट होती हैं तो उस पर क्या बातचीत होती है। एंड वी एवेलुएटेड दी सेफ्टी ऑफ क्रेडिटर्स क्लेम्स, सेफ्टी ऑफ क्रेडिटर क्लेम्स पे बात की। एंड वी डिफाइंड दी लॉस कॉन्टीजेंसीज एंड एक्सप्लेन्ड देयर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी प्रेजेंटेशन पे बात की। वी अकाउंटेड फॉर दी बॉन्ड्स इशूड एट अ डिस्काउंटेड आर दी, प्रीमियम पे अगर बॉन्ड हम इशू करें तो हमने इसमें डिटेल पे बात की कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इस पे भी डिटेल में बात की। जेंटलमैन, विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर which is lecture 28। और before finishing the lecture, as usual, I would like to share with you some good message as we generally share with you। और sometimes ये message है, sometimes the best things in life are not things at all, but the people who make you feel loved and cared for। ये बहुत प्यारा मैसेज है, इस पे जरा फोकस कीजिएगा। Sometimes the best things in life, जो कि best thing in life हैं, are not things at all, but the people who make you feel loved and cared for। जो लोग आपको अपनाइयत देते हैं, प्यार देते हैं, उनकी लव, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका बॉन्डेज, उनके इमोशंस ही आपके लिए सब कुछ हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने प्यार करने वालों की हिफाजत करें, प्यार करने वालों की केयर दें, प्यार का जवाब प्यार से ज़रूर दें। दूसरा मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डू व्हाट यू कैन, वो करें जो आप कर सकते हैं, विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। अब सब कुछ पूरी कोशिश के साथ जरूर करें, डू व्हाट यू कैन, सब कुछ वो करें जो आप कर सकते हैं, विद व्हाट यू हैव, जो कुछ आपके पास है, वेयर यू आर, उसके साथ जो आपकी कुर्सी है, जो आपकी चेयर है, जो आपके रिसोर्सेज देते हैं। इसका मीनिंग यह है कि अपने फुल रिजॉल्व के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप हार्डवर्क करें, फोकस्ड रहें और अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। तो विद दिस मैसेज, इस मैसेज ऑफ होप के साथ, इस मैसेज ऑफ हैप्पीनेस के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा कि अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल की दुआएं कबूल करे। अल्लाह ताला मेरे और आपके पेरेंट्स का हमेशा हामी नैसर हो।
मुझे और आपके पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को हमें किसी का मोहताज ना करे, हमेशा अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।